तुम्बाड़ एक ऐसा रहस्य बन चुका है जिसकी कहानियां आज भी लोगों को डराती रहती हैं। और उन्हीं सब कहानियों में से आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने वाला हूँ जो कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। ये कहानी है उस वक्त की जब तुम्बाड़ के लोग उस हस्तर की मूर्ति के पास जाया करते थे सोना ढूंढने के लिए, और उसी तुम्बाड़ गाँव की ये कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हॉरर एंड मिस्ट्री टाइप की वीडियोस देखना पसंद होगा तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और वीडियो को एक लाइक कर देना। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। कहते हैं कि कभी कभी थोड़े में ही खुश हो जाना चाहिए। ज़्यादा की ख्वाहिश इंसान के पास जो चीज़ें होती है वो भी छीन लेती है। और इसी तरीके की आज की ये कहानी होने वाली है, जिस कहानी को हम लोग उस लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं जिसके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी। 3 दोस्त माया की नगरी मुंबई में अपने बहुत सारे बड़े बड़े ख्वाब लेकर आए होते हैं और वो लोग अपने में ही सोच रहे होते हैं जिंदगी इतनी भी आसान नहीं थी। सोचा था यहाँ पर अच्छी लाइफ जीऊंगा, कमाऊंगा, अच्छा घर लूंगा और आराम की जिंदगी जीऊंगा। लेकिन यहाँ शहर आते ही एक चीज़ देख ली थी कि यहाँ काम तो बहुत है लेकिन उससे ज़्यादा काम करने वाले हैं। मुंबई में छोटे छोटे काम मिलना आसान बात थी लेकिन उस काम के पैसे से गुजारा होना वो बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ये कहानी 3 दोस्तों की होने वाली है जिसमें एक दोस्त का नाम होता है राहुल, दूसरे का होता है राजीव और तीसरे का नाम होता है विनोद, राजीव और राहुल ये तीनों एक साथ ही एक रूम में रहा करते थे और एक साथ ही काम पे भी जाया करते थे। साथ में खाना पकाना, उठना बैठना सब कुछ इनका साथ में ही होता था। लेकिन इन तीनों को अपनी लाइफ से कहीं न कहीं शिकायत थी कि हमारी लाइफ कैसी है। ये लोग मुंबई बहुत सारे बड़े बड़े ख्वाब लेकर आए थे लेकिन इन लोगों को कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर में आगे इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जहाँ पे जॉब करते थे उन सब के पैसे से इनका गुजारा होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। राहुल बताता है कि कई दिन तो ऐसे ही गुजर गए थे लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था और हम तीनों ने सोचा कि अब कुछ और करना है और पढ़ाई करना है, क्योंकि ऐसा काम करेंगे तो मुश्किल से 3 वक्त की रोटी ही नसीब होगी। हम तीनों ने कई चीज़ों का सोचा, जुगाड़ लगाया लेकिन बात नहीं बन पाई। और जब ये तीनों एक दिन चाय की टपरी पे बैठे होते हैं तो वो देखते हैं कि एक आदमी आता है और अपने हाथ में एक सोने का सिक्का लिया रहता है। और वो आदमी बता रहा होता है कि महाराष्ट्र में एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग कहते हैं कि बहुत सारा सोना छुपा हुआ है, लेकिन उस सोने को लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उस सोने की तलाश में गए तो बहुत लोग हैं लेकिन वापस कोई नहीं आया। एक बार एक आदमी आया तो था और वो अपने साथ एक सोने का सिक्का लेकर आया था, पर उसने बताया कि अंदर बहुत सोना है लेकिन उस सोने तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और उससे ज़्यादा मुश्किल उसको बाहर लेकर आना है। और वो आदमी उस गांव का नाम बताता है तुम्बाड़। और जब ये सारी बातें ये लोग सुन लेते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि हम लोग उस जगह पे जाएंगे और सोना निकाल कर लाएंगे, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाला था क्योंकि कई सारे लोगों ने उसी सोने की लालच में अपनी जान पहले ही उस जगह पे गंवा दी थी। और अब ये 3 दोस्त राजीव, राहुल और विनोद शाम की ट्रेन पकड़ते हैं और सुबह तक वो लोग तुम्बाड़ पहुंच जाते हैं। तुम्बाड़ में जाने के बाद इन लोगों ने उस सोने के बारे में लोगों से पूछना शुरू कर दिया लेकिन किसी ने भी उनका जवाब नहीं दिया और लोग उस सोने का नाम सुनते हैं डर के मारे वहां से चले जाते थे। अब ये तीनों परेशान हो चुके थे कि अब क्या किया जाए। ना कोई साथ जाने को तैयार है और ना कोई पता बता रहा है। और चलते चलते ये लोग एक मंदिर के पास पहुंचते और आराम करने बैठ गए होते हैं। वो मंदिर एकदम सुनसान जगह पर था जहां से गांव बहुत दूर था और वहां सिर्फ एक पंडित था, उसके अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था। राहुल बताता है कि हम सब ने बहुत देर तक उस पंडित से बात की और बात बात में पूछा कि तुम्बाड़ की एक कहानी बहुत फेमस है, यहाँ कोई गुफा है जहाँ बहुत सोना है। पंडित ने कहा, अच्छा तुम लोग यहाँ उस गुफे की खोज में आए हो? हम सब ने कह दिया हाँ। पंडित ने बोला कि वहाँ कोई गुफा नहीं है, वो एक मंदिर है जो पहले के ज़माने में बनाया गया था। वो हस्तर का मंदिर है और इसीलिए वहाँ इतना सारा सोना है और हस्तर जहाँ होगा उसके पास सोने जवाहरात होंगे। मगर एक बात याद रखना, सोने के साथ साथ वो कई सारी परेशानियाँ भी लाता है और कई सारे दानों को पार करके हस्तर की मूर्ति दिखती है जहाँ पे बहुत सारा सोना जवाहरात है। ये सुनते सबसे पहले राहुल के मन में आया कि क्यों ना हस्तर की मूर्ति बना के हम लोग अपने पास रख ले और उसकी पूजा करें, फिर तो हमारे घर में सोना ही सोना हो जाएगा। और ये बात राहुल ने उस पंडित से कह दी
और पंडित ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पहले इंसान हो जिसने ये सोचा होगा? ये कोशिश कई लोगों ने की है, लेकिन किसी के हाथ कुछ भी नहीं आया। वो एक मूर्त की तरह ही रहता था और किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि बदले में कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और हस्तर को पूजना हो और चाहो कि वो आए तो उसके लिए बलि देनी पड़ती है। कई सालों की पूजा लगती है और साथ ही साथ उसके कई सारे शैतान उसके साथ आते हैं। हस्तर अकेला नहीं आता है, और जिसने उसकी मूर्त बना के बैठाई होती है तो उसके आते ही सबसे पहले वो अपनी बॉडी से जान छोड़ने लगता है। मतलब वो जिंदा तो रहता है, लेकिन उसको सहारे की ज़रूरत होती है। वो पैर, कमर, हाथ धीरे धीरे तीनों से बेजान हो जाता है। और पंडित की ये सारी बातें सुनने के बाद उन तीनों ने जल्दी से उसकी मूर्ति बनाने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया होता है। और फिर ये तीनों रात वही मंदिर में गुजारने का सोचते हैं। और रात में राहुल को नींद नहीं आ रही होती है और सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर उसकी मूर्त बनाने में ये हाल है तो फिर जो इसके मंदिर में जाएगा उस नीयत से, जहाँ से पहले से ही कितने सालों से इसकी मूर्ति है और कई सारे दानव हैं, तो वहाँ हम तीनों की क्या हाल होगी। और मैंने अपने दोस्तों को उठाया और कहा, क्यों ना हम सब लोग मिलकर उसकी मूर्ति बनाएं। तभी विनोद ने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या राहुल? तुम जान रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो? उसकी मूर्ति बनाने के लिए हमें किसी की बलि देनी पड़ेगी और हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम लोग मूर्ति खुद नहीं बनाएंगे। सुना नहीं पंडित ने क्या कहा था? उसने बोला था कि कई लोगों ने मूर्ति बनाई है और मर गए। तो सोचो, अगर मंदिर की स्थापना करने वाला बेजान हो जाएगा तो क्यों ना हम उस मूर्ति को ढूंढें जिसकी स्थापना पहले ही हो चुकी हो। उससे हम तीनों को खतरा भी नहीं रहेगा। और इतने लोगों ने कोशिश करी है, उनमें से कोई ना कोई मूर्ति तो बची ही हो। राहुल अपने दोस्तों को समझाता है कि अगर हम लोग मंदिर के अंदर जाते हैं तो भी खतरा है, वो भी दानव का। और अगर हम लोग खुद से ही मूर्ति बनाते हैं तो भी हमारी जान को खतरा है। तो क्यों ना हम ऐसी मूर्ति को ढूंढते हैं जिसकी स्थापना पहले से ही हो चुकी हो। और ये बात सबको सही लगी और तीनों ने फैसला किया कि ये उन लोगों के बारे में पता करेंगे जिन्होंने मूर्ति बनाई हो। पूरे 9 दिन तक पता करने के बाद उनको फाइनली एक पता मिला जो अभी भी जिंदा था और उसने ये मूर्ति की स्थापना भी करी थी, लेकिन तब वो मूर्ति तोड़ दी थी उसने और उसके पैर बेजान हो गए थे। आखिरकार उसका पता करने के बाद हम तीनों उसके घर जा पहुंचे और वहां जाकर देखा काफी बड़ी हवेली, हर तरफ महंगे फर्नीचर और पाक बगीचे थे। बहुत अमीर मालूम हो रहा था वो आदमी। जब फाइनली हम उनके पास गए तो बात करते करते हम लोगों ने उस हस्तर को पूछा। आदमी एकदम डर गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो गुस्से से बोला कि उसका नाम भी मत लो यहाँ, और अगर इसीलिए आए हो तो चले जाओ। हमने उसे बहुत समझाया कि वो बस हमें बता दे कि वो मूर्ति कहाँ है, हम लोग उस मूर्ति को उससे दूर ही रखेंगे। पर वो कुछ सुनने को राजी ही नहीं हुआ और हम तीनों को वहाँ से भगा दिया। और हम लोग उसके घर के बाहर खड़े यही सोच रहे थे कि खुद को तो बना लिया इतना अच्छा सब कुछ, और हम लोगों को एक मूर्ति का पता बताने में इतना भाव खा रहा है। तभी अंदर से एक यंग लड़का आया जो हम तीनों को अंदर बुलाया और उसने कहा कि मैं तुम्हें मूर्ति का पता बता दूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्त है। नंबर 1 कि ये मूर्ति इन लोगों से बहुत ज़्यादा दूर ले जानी होगी, और नंबर 2 जो भी इनको मिलेगा उसमें से आधा इस लड़के का हिस्सा होगा। और तीसरी शर्त ये थी कि काम हो जाने के बाद ये मूर्ति उसी जगह पे उसी तरीके से रखी होनी चाहिए। और राहुल बताता है कि हम तीनों ने जल्दी से उसकी तीनों शर्तें मान ली और उसने हम लोगों को मूर्ति कहाँ छुपी है उसका पता बता दिया। हम लोग वक्त जाया ना करते हुए जल्दी से मूर्ति को ढूंढने चले गए। रास्ते में मैं बस यही सोच रहा था कि क्या वाकई एक मूर्ति से इतना फायदा हो सकता है, लेकिन होता होगा तभी तो वो आदमी इतना अमीर है आज, और कुछ तो होगा तभी तो उस मंदिर के अंदर जाने के बाद लोग वापस नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ दानव है और दानव किसी चीज की रक्षा कर रहा है, और पक्का वो सोना और जवाहरात की रक्षा ही कर रहा होगा। चलते चलते जंगल के बीच आ पहुंचे थे हम लोग, और ये वही जगह थी जहाँ उस आदमी ने बताया था, और हम लोग उस जगह को खोदना शुरू कर दिया। और उस जगह को खोदते हुए हम तीनों को 3 घंटे से ऊपर हो चुका था। हम लोगों ने बहुत ज्यादा खोदा, लेकिन हम तीनों को लगने लगा कि वो आदमी हम तीनों को झूठ बोला था और बेवकूफ़ बना के हम तीनों को यहाँ तक भेज दिया। लेकिन थोड़ा और गड्ढा करने पे हम लोगों को कुछ महसूस हुआ और हम लोग जल्दी जल्दी उस जगह को खोदना शुरू कर दिया। और फिर हम लोगों को एक बॉक्स दिखाई दिया जो बहुत बड़ा था, हम तीनों से ऊपर नहीं आ रहा था। फिर हम तीनों ने उसको ऊपर खींचा और फिर हमने सोचा कि इसे लेके चलते हैं यहाँ से दूर।
और वहाँ पर जो करना होगा करेंगे। फिर फाइनली हम लोगों ने उस मूर्ति को अपने दोस्त विजय के गांव वाले घर पे ले जाके रख दिया और उस घर में कोई रहता भी नहीं था। ये मौका हम लोगों को सही लगा और फिर सुबह होते ही हम लोगों ने मूर्ति को क्लीन किया और रख दिया। लेकिन आगे क्या करना था किसी को नहीं मालूम था। हम लोगों ने उस आदमी को कॉल करके पूछा तो उसने कहा कि इस मूर्ति के आगे ब्लड की ड्रॉप्स डालो जिससे काम बनेगा। ये सब बिल्कुल वैसा था जैसे उस ब्लड के ड्रॉप से वो मूर्ति एक्टिवेट हो जाएगी। और विनोद ने अपने ब्लड वहाँ गिराया और फिर हम तीनों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस आदमी ने जैसा गाइड किया था हम तीनों करते गए। रात में खाना खाते ही हम तीनों सो गए और सुबह में जब विनोद के रूम में गए तो वो वहाँ नहीं था। हमने सोचा कि वो कहीं वॉक पे गया होगा, अभी आ जाएगा। शाम हो चुकी थी, विनोद का कोई भी पता नहीं था और अब हम दोनों को विनोद की टेंशन होने लगी थी। फिर मैं उस मूर्ति की कमरे में गया तो देखा कि विनोद वहाँ पे लेटा हुआ है। हम लोगों ने विनोद को आवाज लगाई पर वो सुन नहीं रहा था और जैसे ही हम लोग उसके पास गए तो वो अब जिंदा नहीं था और उसकी बॉडी और फेस पूरा सफेद हो गया था, जैसे उसकी बॉडी से पूरा खून खत्म हो गया हो या किसी ने खींच लिया हो। हम दोनों समझ चुके थे कि कल विनोद ने जो ब्लड ड्रॉप्स डाली थी उसकी वजह से इसकी मौत हो गई है और अब हम दोनों को कुछ नहीं चाहिए था। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और अब राहुल को उस आदमी पे बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा आता है और वो फ़ोन लगाकर उसको धमकियाँ देना शुरू कर देता है। और वो आदमी बताता है कि जो भी हस्तर की मूर्ति की स्थापना करता है उसकी तो सिर्फ बॉडी ही बेजान होती है और जो भी उसको ब्लड देता है वो अपनी जान से हाथ धोता है, क्योंकि वो एक हिसाब से उस मूर्ति को अपनी जान देकर जिंदा करता है और हस्तर का एक रूप और पैदा हो जाता है। वो आदमी बोलता है कि सोचो अब तो उसकी जान जा चुकी है और वापस नहीं आ सकती, तो उसकी मौत को जाया मत जाने दो और जो काम करने गए हो वो काम करो। हम लोग बहुत देर तक बैठे रहे और फिर राहुल ने कहा कि वो आदमी गलत नहीं कह रहा है, आखिर विनोद अपनी जान से गया है, अगर हम लोग ऐसे ही चले गए तो क्या मतलब है। मुझे भी उसकी बात समझ में आ रही होती है तो मैंने कहा कि चलो पहले उस मूर्ति के पास। वहाँ उस रूम में हम लोग जैसे ही गए अचानक से उस रूम का दरवाज़ा बंद हो गया और हम लोगों को महसूस होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग बोलते हैं कि मूर्ति में बलि भी लगती है और वो बलि हम लोग बनने वाले हैं और लास्ट में वो आदमी सारा सोना लेकर चला जाएगा जैसा उसके दादा ने किया था। तभी तो जिंदा है और अमीर है, क्योंकि इन लोगों ने फिर कभी कोशिश नहीं करी और सोने की। लगता है ऐसा ही है और हम लोग अब फंस चुके हैं और इसीलिए वो आदमी दूर ले जाने को कह रहा था और वो उस दिन फोन पे यहाँ का एड्रेस मांग रहा था। राहुल कहता है कि हम लोग ऐसे ही नहीं मर सकते हैं और ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग एक गड्ढा करेंगे और उस गड्ढे में ये लोग उस मूर्ति को गाड़ कर दफन कर देंगे और ये लोग जहाँ पे होते हैं उसी कमरे में ये लोग एक गड्ढा करते हैं और उस मूर्ति को गाड़ कर उसमें दफन कर देते हैं और उस कमरे से निकल जाते हैं। विजय और राहुल पूरी तरीके से डरे हुए थे। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या वो मूर्ति दफना देने के बाद वो फिर से पीछा करेगी। और ज्यादा न सोचते हुए ये दोनों लोग रात की ट्रेन पकड़ते हैं और सुबह तक ये लोग मुंबई आ गए होते हैं। और आज पूरे 11 दिन हो गए थे। विनोद के घर से बार बार कॉल आ रही थी और तब विजय ने सोचा कि हम दोनों ने कहीं न कहीं गलती करी होगी और उस रात विनोद की बॉडी उस मूर्ति के साथ दफना तो दी थी, लेकिन इन लोगों से छुपा के गलती कर रहे हैं और उसकी फैमिली को पूरा हक है उसके आखिरी टाइम पे अंतिम संस्कार करने का। और यही रिग्रेट हम दोनों को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। राहुल और विजय फैसला करते हैं कि एक बार सोने की लालच में गए थे तो इस बार दोस्त की आत्मा की शांति के लिए जाएंगे। और ये लोग शाम होते ही उस जगह के लिए निकल गए होते हैं और जैसे ही ये लोग उस घर में पहुंचते हैं तो विजय देखता है कि उस घर का ताला पहले ही टूटा हुआ है और ये चीज वो राहुल को भी दिखाता है कि ये ताला तो पहले से ही टूटा हुआ है। और ये लोग जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखते हैं तो ये देखते हैं कि पूरा कमरा सोने से भरा हुआ है, हर तरफ कमरे में सोना फैला हुआ होता है। इन लोगों को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा होता है, ये लोग कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं। और ये लोग उस सोने को उठाकर देखने लगते हैं। तभी इनका ध्यान जाता है कि सोने के अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है। ये लोग जल्दी से उस सोने को हटाते हैं तो देखते हैं कि ये उसी इंसान की बॉडी होती है जिसने इनको मूर्ति का पता बताया होता है, जिसकी वजह से इन्होंने अपना एक दोस्त खो दिया होता है। और अब इन लोगों को सारी बातें समझ में आने लगती है कि इस बंदे ने ये सोचा होगा कि राहुल और विजय बलि का बकरा बन गए होंगे, यानी इनकी भी जान जा चुकी होगी। और जैसे ही वो आदमी इस कमरे में आता है तो वो देखता है कि मिट्टी पूरी ताजी है
और वो जल्दी से उस मिट्टी को हटाने लगता है और ये अपनी जान वहीं पे दे देता है, जिसके पास से ये पूरा कमरा सोने से भर गया होता है। राहुल बताता है कि इसीलिए इसने हम दोनों को उस दिन के बाद से एक भी कॉल नहीं की थी, क्योंकि इससे लगा होगा कि हम दोनों मर गए हैं। वही मैं सोचूं कि वो आदमी कॉल नहीं कर रहा है, एक भी बार नहीं पूछ रहा है कि खजाना मिला या नहीं मिला, मूर्ति वापस रखी जगह पे या नहीं रखी, और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हॉरर एंड मिस्ट्री टाइप की वीडियोस देखना पसंद होगा तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और वीडियो पसंद आने पे एक लाइक भी कर देना। मिलने किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।